नमस्कार, मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बौरिवंशी। इसके पहले की क्लासेस में हमने संधारित्रों के समूहन के बारे में अध्ययन किया था और देखा था कि किस प्रकार से संधारित्रों का श्रेणीक्रम समूहन क्या होता है तथा समांतरक्रम समूहन क्या होता है। आज हम सेलों के बारे में देखेंगे कि वास्तव में सेलों का श्रेणीक्रम समूहन, समांतरक्रम समूहन तथा मिश्रित क्रम समूहन वास्तव में होता क्या है और हम इनकी सहायता से सेलों के समूहन की सहायता से इसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में बहने वाली धारा का मान कब अधिकतम व कब न्यूनतम होता है। यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सेलों के श्रेणीक्रम समूह से। सेलों के श्रेणीक्रम समूह में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ सेल हैं, ये पहला सेल है, ये हो जाएगा इसका धन ध्रुव और ये वाला हो जाएगा इसका ऋण ध्रुव और इसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। फिर इसके बाद दूसरा सेल, ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव और यहाँ पर इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। फिर इसके बाद फिर से तीसरा सेल, ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। डैश डैश डैश, यहाँ से अंतिम सेल है उसका भी धन ध्रुव, ये हो जाएगा ऋण ध्रुव और इस प्रकार से हम जोड़ते जाते हैं। अर्थात क्या करें, कैसे किस प्रकार से जोड़े हमने कि जैसे पहला सेल है इसका ये हो जाएगा धन ध्रुव, ये वाला हो जाएगा ऋण ध्रुव। ये दूसरा सेल, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण और ये धन ध्रुव और ये क्या हो जाएगा, ऋण ध्रुव। अर्थात हम सेलों के श्रेणीक्रम समूहन में पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, यही प्रक्रिया लगातार चलती जाती है और हम क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। अब अंत में पहले सेल का धन ध्रुव ये वाला कहला जाएगा तथा अंतिम सेल का ऋण ध्रुव अर्थात ये वाला कहला जाएगा। इनके मध्य एक क्या लगा देते हैं, बाह्य प्रतिरोध। यहाँ पर हम बाह्य प्रतिरोध लगा देते हैं और यहाँ पर एक दाब कुंजी के लगा दिए। जैसे ही बाह्य प्रतिरोध और दाब कुंजी के लगाते हैं, इस परिपथ में क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा। और धारा कैसे प्रवाहित होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पर धारा इस प्रकार से प्रवाहित होने लगेगी। तो हमारा परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होती है, आई। ठीक है, ये कहा जाता है सेलों का श्रेणीक्रम समूहन। हम मानते हैं कि माना प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, कैपिटल ए। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल ई है। अर्थात पहले सेल का विद्युत वाहक बल ई, दूसरे सेल का भी विद्युत वाहक बल ई, तीसरे सेल का भी विद्युत वाहक बल ई और जितने भी सेल जुड़े होंगे प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल ई है। इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर। इसका भी कितना है, स्मॉल आर। यहाँ भी कितना है, स्मॉल आर। यहाँ पर भी अपन दर्शा सकते हैं कि ये वाली सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, स्मॉल आर होगा। तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है। बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर। परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, आई। ठीक है, तो यही अपन शुरुआत करते हैं। हम मानते हैं कि माना श्रेणी क्रम में जुड़े कुल सेलों की संख्या, कुल सेलों की संख्या बराबर कितनी है, n। श्रेणी क्रम में जुड़े कुल सेलों की संख्या कितनी है, n। हम मानते हैं कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कितना है, E। यानी हर एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है। जब एक सेल का विद्युत वाहक बल E, दूसरे का भी E, तीसरे का भी E और n सेल जुड़े हैं, इसका भी कितना है, E है। तो आखिर बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कितना होता है, यहाँ पर ज्ञात करते हैं। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बराबर कितना हो जाएगा, पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E, धन दूसरे सेल का ही विद्युत वाहक बल कितना है, E, तीसरे सेल का ही विद्युत वाहक बल कितना है, E, प्लस कितना और कितनी बार तक जोड़ेंगे, n सेल तक। कितने सेल तक जोड़ेंगे अपन, n सेल तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमको 2 यदि 5 बार जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो अपन क्या लिखते हैं, 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन कितना, 2। लेकिन यदि 5 बार ना जोड़ के हम 2 में सीधे 5 का गुणा कर दें तो ये अपन 2 को 5 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा और यदि 5 का सीधे गुणा कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 10। क्योंकि हम जानते हैं कि बार बार जोड़ने की सतत प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, गुणा कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर है कि ई को यदि हम n बार ना जोड़ के n का सीधे अपन ई में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा। इस प्रकार
हम श्रेणीक्रम में जुड़े कुल सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे कि कुल श्रेणीक्रम में जुड़े कुल सेलों का विद्युत वाहक बल या बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल हम कह सकते हैं। बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बराबर कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम श्रेणीक्रम में जुड़े n सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिए। अब हम ज्ञात करते हैं प्रतिरोध। तो हम पुनः मानते हैं माना प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर कितना है, स्मॉल r। यानी पहले सेल का भी स्मॉल r, दूसरे का भी स्मॉल r, तीसरे का भी स्मॉल r, और जितने भी सेल होंगे सभी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। क्योंकि हमने प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम समूह में देखा था कि प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम समूह में कि यहाँ पर श्रेणीक्रम समूह में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी R1 प्लस R2 प्लस कितना होता है, R3। श्रेणीक्रम समूह में तुल्य प्रतिरोध जो परिणामी प्रतिरोध होता है अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, तथा समांतरक्रम समूह में परिणामी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम या परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ना है कौन सा, श्रेणीक्रम समूह। इसमें क्या होगा कि हम मानते हैं कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। अतः कितने सेल हैं, n सेल हैं। तो n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध आता है n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, r पहले वाले का, दूसरे वाले का भी r, तीसरे वाले का भी r, कितने सेल तक है, n तक। यानी कुल कितना हो जाएगा, फिर वही बार बार जोड़ने की सतत प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, गुणा कहते हैं। तो अपन यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे n में r का गुणा कर दे तो n कितना हो जाएगा, r। यानी n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, nr हो जाएगा। बाह्य प्रतिरोध इसमें कितना है, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध है इसमें, बाह्य प्रतिरोध बराबर कितना है, कैपिटल R। तो हम यदि यहाँ पर ये ज्ञात करें कि आखिर इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं परिपथ में कुल प्रतिरोध बराबर, परिपथ में कुल प्रतिरोध बराबर कैसे लिखेंगे, आंतरिक प्रतिरोध प्लस क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध है कितना, NR प्लस बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया कि बैटरी का कुल प्रतिरोध भी मिल गया। हमको क्या ज्ञात करना है, बैटरी में बहने वाली कुल धारा यानी I का मान। यहाँ लिखते हैं बैटरी में कुल धारा, बैटरी में या परिपथ में कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। धारा को किससे दर्शाते हैं, I से, बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल या परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल NE है। यहाँ कितना आ जाएगा, NE अपान कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR प्लस कितना हो जाएगा, कैपिटल R। इस प्रकार सेलों के श्रेणीक्रम समूहन में इस बैटरी में बहने वाली धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वास्तव में बहने वाली धारा तो मिल गई, इस धारा का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। यानी दो स्थितियां हैं कि यदि हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध है, यदि हम आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा कम हो तो क्या होगा, और यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक हो या कम हो तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि बैटरी में बहने वाली धारा का मान कब अधिकतम व कब न्यूनतम होगा। तो इसमें पहली स्थिति है कि यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि हमने देखा था कि बैटरी में बहने वाली जो धारा I है इसका मान कितना है, NE अपान N स्मॉल r प्लस कितना है, कैपिटल R। ये कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है। यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि हम आंतरिक प्रतिरोध का मान चूंकि बहुत ज्यादा अधिक है, बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा कम है, तो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध को अपन क्या मान लेते हैं, नगण्य मानते हैं। तो धारा I बराबर कितना हो जाएगा, NE
अपान एन आर प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 0। अब आई बराबर कितना हो जाएगा एन ई अपान कितना हो जाएगा एन आर, एन से एन क्या हो गया कट गया, तो आई बराबर कितना हो जाएगा ई अपान कितना आर। चूंकि ई अपान आर क्या है, एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा। अर्थात इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि हमने मान लो कितने सेल जोड़े हैं, यहाँ पर 3 सेल जोड़े हैं और प्रत्येक सेल में बहने वाली धारा कितनी है 5 एम्पीयर की। अब 3 सेल जोड़ने के बाद भी हमको इस परिपथ में कुल बहने वाली कुल धारा का मान कितना होता है, यहाँ पर 5 एम्पीयर के ही बराबर होता है। अर्थात हम 3 सेल जोड़ने के बाद भी, क्योंकि एक सेल में बहने वाली धारा कितनी है 5 एम्पीयर की है, और 3 सेल जोड़ने के बाद भी उसमें बहने वाली धारा का मान कितना आता है 5 ही आता है। अर्थात धारा का मान इस स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम होता है। धारा का मान क्या होता है, न्यूनतम। ठीक है। अब इसकी दूसरी स्थिति है, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, बहुत अधिक हो। अब बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बैटरी में चूंकि अभी अपन ने देखा था कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना था, आई बराबर एन ई अपान एन आर प्लस कितना होता कैपिटल आर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध यानी क्या हो जाएगा कैपिटल आर। प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, तुलना में बहुत अधिक हो। तो आर बड़ा है किससे, आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात क्या हो जाएगा स्मॉल आर से। तो धारा आई बराबर कितना हो जाएगा एन ई अपान कितना हो जाएगा एन, यहाँ पर आर को 0 मान लेते हैं जो कि नगण्य करते हैं, तो गुणित कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा कैपिटल आर। आई बराबर कितना हो जाएगा एन ई अपान 0 प्लस कितना हो जाएगा आर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा एन ई अपान कितना कैपिटल आर। अर्थात आई बराबर एन गुणित कितना हो जाएगा ई अपान आर, या आई बराबर एन गुणित ई अपान आर। अर्थात एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा। अर्थात हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो उस स्थिति में बैटरी में बहने वाली कुल धारा या परिपथ में बहने वाली कुल धारा का जो मान होता है वो एक सेल में बहने वाली धारा का n गुना होता है। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि मान लो हम किसी परिपथ में 3 सेल जोड़े हैं और 3 सेलों को में एक सेल में बहने वाली धारा 5 एम्पीयर की है, तो उस परिपथ में कुल बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी 5 × 15, अर्थात 15 एम्पीयर की धारा होगी। अर्थात धारा का मान इस स्थिति में क्या होगा, अधिकतम होगा। धारा का मान क्या होगा, धारा का मान अधिकतम होगा। अर्थात यदि हमें किसी परिपथ में अधिकतम धारा प्राप्त करनी है तो उस स्थिति में बाह्य प्रतिरोध का जो मान होना चाहिए वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को सेलों का श्रेणीक्रम समूह समझ में आ गया होगा। अतः सही बच्चे इसके बाद की वीडियो देखने के लिए, अर्थात सेलों का समांतरक्रम समूह देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।